नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी रिटायर्ड डीजीपी मैत्रीषण गुप्ता जी जब से रिटायर हुए हैं तब से वे लगातार क्राइम फ्री भारत एक मिशन चला रहे हैं। उनका सपना है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब भारत पूरी तरह अपराध मुक्त होगा। लेकिन अब इसके साथ ही उन्होंने एक नया मिशन शुरू किया है कि मध्य प्रदेश क्या देश भर में है, जिसे हम राजनीति कहते हैं वो राष्ट्रनीति होना चाहिए। और राष्ट्रनीति के तहत इस बार भी मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, चुनाव में उम्मीदवार उतार रहे हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार मध्य प्रदेश में सरकार उनकी बनेगी। हम उनसे ही बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैत्रीषण जी। गुप्ता जी, आपको ने एक बहुत बड़ा सपना देखा है। जो वर्षों वर्ष पार्टी यहाँ काम कर रही है वो ये दावा नहीं कर सकती है कि उनकी सरकार बन रही है, उनका मुख्यमंत्री बन रहा है। और एक मैत्रीषण गुप्ता है जो अपराध मुक्त भारत की कल्पना करते करते अब मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की भी कल्पना आप कर रहे हैं। क्या ये काल्पनिक ही है, ये धरातल पे उतरेगा? मेरे ख्याल से जब मेरी वार्तालाप समाप्त होगी तब तक आप पूरी तरह से कन्विंस हो जाएंगे कि अब ये बदलाव का समय है। ये बदलाव ईश्वरीय व्यवस्था के तहत हो रहा है। मैत्रीषण गुप्त कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। इस भ्रम में ना मैत्रीषण गुप्त को रहना चाहिए ना आपको रहना चाहिए। ये बदलाव ईश्वरीय व्यवस्था के तहत आ रहा है। बाबा जय गुरुदेव ये कह के गए हैं कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। और ये कलयुगी जो इंटरवेंशन है सतयुगी, ये 1000 वर्ष का है। 1000 वर्ष के बाद जो है कलयुग फिर से अपने उसी पॉइंट से शुरू होगा। दिस इज ये एक ग्रंथ में नहीं, ये बात कई ग्रंथों में दी गई है। बाबा हमारे जय गुरुदेव ने भी कहा है, ये कबीर पोथी में भी है, ये रहीम पोथी में भी है। ये बात ब्रह्म कुमारी आश्रम के लोगों ने भी कहा है और किसी तरीके से गायत्री परिवार ने भी कहा है। तो यही बात जो है, तो मैं एक माध्यम हो सकता हूँ इस युग परिवर्तन का। लेकिन ये युग परिवर्तन है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगा अपने देशवासियों से कि ये हम कैसे विद्वान लोग हैं जो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें आज़ादी नहीं मिली है, सत्ता का हस्तांतरण हुआ है अंग्रेजों से, अंग्रेजों की शर्तों पर। और हम उस समय इतने अंधभक्त थे कि हमको ये भी नहीं दिखा कि जब हम इस देश को 2 भागों में बांटेंगे तो कत्लेआम होगा। हमारे उस समय सत्ता के मदहोश में बैठे हुए नेताओं के जेहन में एक बार भी ये सवाल नहीं आया कि हमें कोई सिक्योरिटी जो है ना होना चाहिए। हमारे जो भारतीय पाकिस्तान से यहाँ आ रहे थे वो सुविधा ढंग से अपनी संपत्ति को जो है ना बेचते हुए आराम से आना चाहिए था। वो कोई अपराधी नहीं थे कि उन्हें मर कट के जो है ना लाशों के बीच में आना पड़ा। ये शुद्ध रूप से जो है ना हमारे उस समय के राजनेताओं की दुष्टता है। लेकिन आज एक सेकंड अभी मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। अब इसके बाद देखिए इन्होंने कौन से नियम कानून अडॉप्ट किए जो संविधान की व्यवस्था के विपरीत थे। हमारा संविधान क्या कह रहा है कि नोबडी कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, रेस, सेक्स और रिलीजन। ये कहता है फंडामेंटल राइट है आपका। फिर वक्फ बोर्ड एक्ट कैसे अडॉप्ट हुआ? इज इट नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन? मंडल कमीशन कैसे आया? इज इट नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट? हम विद्वान कितने अच्छे लोग हैं, कहते हैं अफर्मेटिव एक्शन है। अफर्मेटिव एक्शन होता है कि उसको मेरिट देना, अफर्मेटिव एक्शन होता है कि उसको समृद्ध बनाना। ये पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन है। ये हम विद्वानों की दुष्टता है कि हमने उसे कैमोफ्लेज करके अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि हम लोग अच्छे शब्दों को ईजाद करने की हमने मास्टरी रखी हुई है ना। अब आप आगे बढ़ते हैं। हमारा संविधान क्या है? हमारा संविधान का 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आता है। 20% हिस्सा जो है डॉक्टर आंबेडकर की तरफ से आता है, जिसके 2 मुख्य चीजें हैं। वैसे तो थोड़ी बहुत और भी चीजें हैं, लेकिन 2 मुख्य चीजें हैं, फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारे दुष्ट राजनेताओं ने तनक भी उनको लज्जा नहीं आई कि उन्होंने इन 2 बेसिक प्रावधानों का लेफ्ट, राइट एंड सेंटर उल्लंघन किया। लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, संविधान के दिशा निर्देश को नहीं माना। आर्टिकल 44 जिसकी अभी दोहाई दी जा रही है, ये आर्टिकल संविधान के लागू होते हुए 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था कि नहीं हो गया था? फिर 1952 में कम्युनिटी स्पेसिफिक एक्ट कैसे आए? क्या ये संविधान के दिशा निर्देश का उल्लंघन नहीं है?
आपको संविधान के दिशा निर्देश का पालन करने में देर लग सकती है, लेकिन उसका उल्लंघन करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आपका आर्टिकल 47 क्या कहता है कि इस देश में ना तो जो है नशीली चीजें, ड्रग्स, अल्कोहल वगैरह ना तो निर्माण की जा सकती, ना बेची जा सकती हैं। क्या दुष्टता है कि गली गली कूचे कूचे में जो है ना शराब की दुकानें खुल गई हैं। महिलाओं को जो है ना वो करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, पुलिस उन पर डंडे चलाती है। हम कितने बेहया हैं, हमने इस संविधान का पालन नहीं किया। फिर आप बताइए, आपके नियम कानून कौन से हैं? आपके वही नियम कानून हैं जो 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए, भारतीयों को अपमानित करने के लिए, भारतीयों को शोषित करने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, हमारे दुष्ट राजनेताओं ने 75 साल के बाद भी आज हमारे ऊपर थोप के रखा है। देखिए गुप्ता जी, बात यह है कि आप 36 साल इसी सरकार के पार्ट रहे, तब आप में गुस्सा नहीं थी। आज आप इतने गुस्से में हैं, आज आप बात संविधान की कर रहे हैं, तब संविधान कहां था? आज मैं आपसे बात करने आया हूं, एक मिनट, एक सेकंड, मैं आज आपसे बात करने आया हूं कि हम चुनाव के मुहाने पर खड़े हुए हैं। आपने एक एजेंडा मुझे दिया था कि आप इस बार राजनीति में अपने लोगों को उतार रहे हैं, मध्य प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो हम आज उस मुद्दे पे बात करें, क्योंकि हम संविधान की समीक्षा करेंगे तो अभी कई दिन लग जाएंगे। हमारा 10 नहीं, हम संविधान की समीक्षा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मैं केवल अपने विद्वानों के बारे में थोड़ी सी टीका टिप्पणी कर रहा हूं। मेरा निवेदन ये है, आपकी ये रणनीति क्या है? इस बार जो चुनाव है, हम चुनाव के मुहाने पे खड़े हैं, आपने मुझे एक मैसेज दिया कि हम इस बार चुनाव में उतर रहे हैं और अपनी सरकार बनाने का एक संकल्प लेके उतर रहे हैं, तो उसकी आपकी रणनीति क्या है? आज हम उस पर बात करना चाहते हैं। देखिए, इस समय इन्होंने चुनाव को एक छलावा कर दिया है। चुनाव में अच्छे कैंडिडेट को टिकट नहीं देते हैं, राइट? चुनाव जीतने की स्ट्रेटेजी को हम यदि 1 2 3 4 में कहें तो हम उसको 1 2 3 4 में कहना चाहेंगे। नंबर 1, आपने प्रिंट मीडिया को अपने कब्जे में कर लिया है। बिल्कुल सही। आपने जो है ना डिजिटल मीडिया को भी अपने कब्जे में कर लिया। केवल सोशल मीडिया फ्री है। सोशल मीडिया भी फ्री नहीं है भाई साहब। आप कहाँ हैं रविंद्र जी? ये क्या करते हैं, इन्होंने स्काउट्स लगा के रखे हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो उनके सीईओ होते हैं उनकी हंट करती हैं, क्योंकि सीईओ जो है ना ब्रेन होता है जो कंपनी को चलाता है। तो ऐसे ही ये जो राजनेता हैं, इन्होंने एक अपनी आईटी सेल बनाई हुई है जिसका काम है कि वो ये देखता है कि कौन सा सोशल मीडिया वाला है जो कि बहुत अच्छी व्यूअरशिप पाली है। इसके बाद उसको ऑफर आते हैं, उसको अपने पेरोल पे आता है। अब आप अधिकांश सोशल मीडिया, मतलब कुछ को छोड़ लीजिए, और जो जिनको छोड़ दीजिए वो उनकी जो है ना व्यूअरशिप 100, 50, 150, 200 में रहती है, क्योंकि उनको व्यूअरशिप को सबड्यू करने के लिए सत्ता में बैठे लोग इनफॉर्मल जो है ना प्रेशर यूट्यूब से लेकर हर चीज पे डाल रहे हैं। इस समय यूट्यूब और व्हाट्सएप एटसेट्रा भी राजनीतिक दखल से मुक्त नहीं है। तो जो इनके पेरोल पे आ गया वो इनके गाना गा रहा है, राइट? जो इनके पेरोल पे नहीं आया उसको ये कुंठित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी क्या नीति है वो बताइए। एक सेकंड। आप कभी सोशल मीडिया की व्याख्या में जाते हैं, कभी संविधान की व्याख्या में जा रहे हैं। मैं जिस मुद्दे पे बात कर रहा हूं उस मुद्दे पे आप बात ही नहीं कर रहे हैं। बात यह है कि आप इस चुनाव में क्या करने वाले हैं। एक मिनट, मैं जो क्या करने वाला हूं उसका आधार उस पे आइए। नहीं, उसका थोड़ा सा आधार समझेंगे तो समझ में आएगा आपको। एक मिनट, आधार की जगह क्या उसमें एक लंबा स्पीच हो रहा है। नहीं, 1 मिनट में वो आधार खत्म हो जाए, मुझे उसको कह लेने दीजिए, क्योंकि उससे रिकॉर्ड पे आना बहुत जरूरी है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया। फिर इन्होंने पेड सर्वे निकाले हैं, पैसे देके अपने माफिक सर्वे कराते हैं, भले अच्छे पाई डायग्राम बनाते हैं, अच्छे ढंग से बनाते हैं, और फिर उसको प्रचारित करके उस फेक सर्वे को ये असली सर्वे में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर जिसने सर्वे किया उसकी पीठ थपथपाते, वाह कितना अच्छा सर्वे हुआ है, और उसको करोड़ों रुपए दे देते हैं, उसको हीरो भी बना देते हैं, राइट? फिर ये आम सभाएं करते हैं। तो आम सभाएं कैसी होती है हम आपको मालूम है। 500 रुपए जो है ना उसको मिलते हैं, आने जाने का साधन मिलता है, लंच डिनर की व्यवस्था। आप अपनी रणनीति बताइए ना, आप अपनी रणनीति बताइए। नहीं, ये सब चीजें जो आप बता रहे हैं ये जनता भोग रही है, तभी परिवर्तन चाहती है। आप ये सब जनता को पता है, कोई नई चीज आपने नहीं बताई। 1 मिनट में कह लेने दीजिए। आई वांट टू ब्रिंग इट ऑन रिकॉर्ड एंड आई विल नॉट टेक मच ऑफ द टाइम। इट इज ए बैकग्राउंड सेटिंग। मैं आपको निवेदन करता हूं कि ये बैकग्राउंड सेटिंग है। मुझे इस बैकग्राउंड से सर क्या है, हमारे पास 10-12 मिनट, इसलिए 1 मिनट में हमारा इंटरव्यू 10-12 मिनट का होता है। यदि हम इस संदर्भ में पूरा निकाल देंगे तो आप इसको कट कर देना। नहीं, लेकिन आपसे जिस मुद्दे पे हम बात करने आए हैं। 1 सेकंड, मुझे आई विल टेक ए मिनट ओनली। वो बैकग्राउंड बहुत जरूरी है जी, बताइए। तो आपको उससे हमारी रणनीति निकल के वहीं से आ रही है ना। जी, जी। आप हमारी रणनीति को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे तो हम ये बात नहीं कहेंगे, तो राइट? तो आम सभाएं ऐसी कर रहे हैं ये।
फिर जो है फ्रीबी बांट रहे हैं, दारू बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं। आपने ध्यान करिए, मैं बार बार कह रहा था मैं एक सॉफ्टवेयर लाने वाला हूं, वो इलेक्शन कमीशन ले आया है, एग्जैक्टली द सेम सॉफ्टवेयर। हम, इफ यू रिकॉल, हम उसमें बार बार कहते थे कि अब ये दारू पैसा बांटेंगे तो हम रिकॉर्ड करेंगे और सत्ता बनाते ही इनको जेल डालेंगे। ये भी हमने कहा था उसमें। यदि आप हमारे पुराने वीडियो देखें तो हमने बार बार एक सॉफ्टवेयर का हवाला किया है, वो सी विजिल सॉफ्टवेयर वही सॉफ्टवेयर है। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने किन किन प्रकार जीत गए आप। फिर जो जीता हुआ प्रतिनिधि है वो आपका प्रतिनिधि है क्या? मेरे नजर में वो इन पार्टियों का बंधुआ मजदूर है, जो ना मुंह खोल सकता है, उसकी औकात जीरो है। ना वो अपने लिए तो थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार करके थोड़ा सेवा कर लेगा, लेकिन ना वो समाज की सेवा कर सकता है, ना वो देश की सेवा कर सकता है। नाउ दिस इज द बैकग्राउंड वेरी इंपॉर्टेंट कि देयर इज नो डेमोक्रेसी। इस पार्टी तंत्र ने डेमोक्रेसी की हत्या कर दी है पार्टी व्हिप के तहत। जिस संविधान में पार्टी का उल्लेख नहीं है, वो पार्टी इतनी महान हो गई है, और उस पार्टी को बनाने का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है ना, इलेक्शन कमीशन अपना चला रहा है। हमें सोचिए कितना बड़ा ड्रामा नाटक हो रहा है। तो अब ये बहुत जरूरी था। नाउ आई विल कम टू योर क्वेश्चन कि हमारी रणनीति क्या है। तो हमारी रणनीति ये है कि 21 लक्ष्यों के साथ इस देश को बदलना है। इसमें गुलामों के नियम कानून में आमूलचूल परिवर्तन होगा। कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल और सिविल ऑफेंस जो है ना, का ये भेद खत्म कर दिया जाएगा। अभी जो है ना, सिविल ऑफेंस में आपको इतनी फीस देना होती है कि आपकी औकात नहीं है कि सिविल ऑफेंस में आप जाएं। जिनके पास पैसा होता है वही जाते हैं। 30, 35, 40 साल चलता है। तो क्राइम फ्री भारत ने 5 सर्टेनिटी की बात कही है कि बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी, झूठी एफआईआर करोगे तो जेल में सड़ोगे, 15 दिन में अकाट्य साक्ष्यों के साथ चालान पेश होगा, और वो इतना अकाट्य होगा कि आज की पुलिस सोच नहीं पाती है। वो एविडेंस इकट्ठे होंगे, वो हैश वैल्यू से लॉक होंगे, वो जो है उसमें एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट ऑटो जनरेट होकर ऑटो अटैच हो जाएगा, चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट भी ऑटो जनरेट होकर जो है ना ऑटो अटैच हो जाएगा। इन दो मुद्दों पर ही जनरली अधिकांश एविडेंस विसिएट होते हैं। लिहाजा ऐसा चालान होगा जिसे काटना मुश्किल होगा। वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से भारत में कोई कोर्ट में नहीं जाएगा। भारत में वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल से आपको 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय मिल जाएगा, और लोगों के ऊपर धन की वर्षा भी होगी। राइट। चौथी सर्टेनिटी में एक डिजिटल चित्रगुप्त पैदा किया गया है, जो इतना पावरफुल है कि अपराधी अपने घर से अपराध करने निकलेगा, वो डिटेक्ट कर पाएगा कि अपराधी अपने अपराध करने निकला है। 99% केसेस में बाय 2029 अपराधी को अपराध करने के पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसको हमने कहा है सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। और फिर चौथी सर्टेनिटी है सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन, क्योंकि यदि हमारा पेट खाली है तो हम पेट की पूर्ति के लिए अपराध करेंगे जेल जाने के लिए, क्योंकि जेल इज ए बेटर प्लेस। वहां अच्छा प्रोटेक्शन है, टीवी देखने को मिल रहा है, योगा कर रहे हैं, बहुत सारे काम चल रहे हैं। हालांकि जेल मैनुअल वगैरह सब बदलने वाले हैं, और शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी। क्राइम फ्री भारत के एग्रो मॉडल के तहत हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम दुगनी कर देंगे। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि बाय मॉडल इट विल बिकम 5 टाइम्स, बाय द डिजाइन ऑफ मॉडल। हम ना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ना कुछ करेंगे। हाँ, खेती जैविक हो जाएगी, रासायनिक विष से मुक्त हो जाएगी। पानी जो है, जो अभी 400, 500, 1000 फीट पे पहुंच गया है, वो 8 फीट पे वापस आ जाएगा। पेड़ों की संख्या 3 गुनी हो जाएगी, गायों की संख्या 10 गुनी हो जाएगी। भारत देश में गाय कटेगी नहीं, भारत देश से गाय एक्सपोर्ट भी नहीं होगी। क्राइम फ्री भारत ने जो एक आयुष मॉडल पैदा किया है, वो इतना पावरफुल होगा कि भारत में जो है ना लोग बीमार नहीं होंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, कभी इस मुद्दे पर विस्तार से बात करिएगा। लेकिन ये जो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, यहाँ पर वोट का मामला है। अब आपको लोग वोट कैसे देंगे, वोट आप लोग कैसे लेंगे, कैसे आप देखिए, आप एक मिनट, 230 विधायकों में से जब तक 116 विधायक आपके पास नहीं हो तब तक सरकार बना नहीं सकते। आप तो कह रहे हैं कि 116 वाली बात कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं 230 के 230 हमारे होंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि माननीय कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से हारेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं माननीय शिवराज जी बुधनी से हारेंगे। इससे ज्यादा और बड़ा स्टेटमेंट क्या हो सकता है? मतलब आप जो संगठन बनाए हैं, उस संगठन से 230 विधायक जीत के आ रहे हैं। हाँ, मैंने उस रणनीति को आज ही मॉडिफाई किया है। अब ये रणनीति इतनी बड़ी हो गई है, इस रणनीति के सामने हर कोई बना है। देखिए, मैंने ये महसूस किया कि इन्होंने मेरी हर चीज कुंठित की है। हमारे व्हाट्सएप नहीं जा रहे हैं, तो हमारी रीच इन्होंने प्रभावित की।
हमारा 4 महीने से जो हमने ऐप लॉन्च किया हुआ था क्राइम फ्री भारत मिशन का, वो 4 महीने से मैं मीटिंग नहीं ले पा रहा हूं। कितने घबराए हुए हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, कितने घबराए हुए हैं लोग मुझसे। 4 महीने से हमारा ऐप ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, और उसकी हम हर जो है चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसको हम कोर्ट में ले जाके उस कंपनी को भी जो है ना सू करेंगे। लेकिन ये इनका डर बता रहा है कि क्राइम फ्री भारत जो कर रहा है वो ऐसा अनूठा है कि ये एकदम फिजा बदलने वाली है। अब मैं आपको बताऊं, तो इस कारण से हमारी रीच नहीं हो पाई। हमारी रीच नहीं हो पाने के कारण हम अपने उम्मीदवार खड़े नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने कहा कि हम अपने उम्मीदवार क्यों खड़े करें, जो खड़े हुए हैं उनको अपना उम्मीदवार बना लेंगे। तो अभी हमने सब जगह रणनीति ली है कि 10-10, 20-20 जो निर्दलीय हैं वो बैठेंगे क्राइम फ्री भारत के साथ। उसमें से एक निर्दलीय जो है क्राइम फ्री भारत मिशन से समर्पित होगा। सभी हम राजनीतिक पार्टियों से भी कह रहे हैं, जो 21 लक्ष्यों के साथ क्राइम फ्री भारत से जुड़ना चाहता है, हम उसको जो है 4,400 से अधिक वीडियोज का ब्रेकअप देंगे, उसके लिए लीफलेट देंगे, पंपलेट देंगे। मैं और मेरे चंद्रगुप्त और मेरे सदस्य और पदाधिकारी घर घर पर जाके जो है ना उनका प्रचार करेंगे। और हमारा प्रचार तो जो है ना किसी स्टार प्रचार। आपका चंद्रगुप्त काल्पनिक है? ये किसने कहा? नहीं, मैं पूछ रहा हूं क्योंकि चंद्रगुप्त कौन है आपका? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, लेकिन उसको समझाने के पहले मैं सदस्य को समझाऊंगा, क्योंकि सदस्य से ही चंद्रगुप्त निकला है, राइट? तो सदस्य कौन है? सदस्य कह रहा है कि मैं भारत माता की सदस्य शपथ लेता हूं कि मैं डरा हुआ हूं, मैं सताया हुआ हूं, मैं घबराया हुआ हूं, वर्तमान व्यवस्था से उत्पीड़ित हूं, अपमानित हूं, त्रस्त हूं। आज मैं इस स्थिति में पहुंच गया हूं कि मेरा सोच, चिंतन, पारिवारिक परिस्थितियां हमें इस बात की इजाजत नहीं देती हैं कि मैं पर्दे के आगे आऊं। लिहाजा मैं पर्दे के पीछे रहकर सदस्य संकल्प को पूरा करूंगा, जिसमें था कि हम 10-10 लोगों को जोड़कर 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ेंगे। आज मैंने स्लोगन को कहा है कि हम पहले ही दिन 90 लोगों को जोड़ देंगे। काय के लिए 9 दिन की प्रतीक्षा करना है? तो वो सदस्य जो है 90 लोगों को जोड़ेगा। अब आपका सवाल आता है कि चंद्रगुप्त कौन है? तो चंद्रगुप्त कह रहा है मैं भारत माता की शपथ लेता हूं। क्या बोल रहा है वो? कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं निडर हूं, मैं निर्भीक हूं, मैं किसी से नहीं डरता हूं। क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों को मैं जमीन पर उतारने के लिए सदस्य संकल्प के साथ साथ जो है मिनिमम 2 संगोष्ठी लूंगा, और उन संगोष्ठियों में मैं कोई बात नहीं करूंगा। क्राइम फ्री भारत का जो सबसे अच्छा वीडियो उस कम्युनिटी के लिए रिलेवेंट होगा वो चलेगा। उसको सुनने के बाद हमारा 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, क्या आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चाहते हो? तो कुछ जो है अंधभक्त गुलाम कहेंगे नहीं 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 चाहिए। तो हमने अपने लोगों को कहा है, उनको प्रणाम करना है कि हे अंधभक्तो, हे गुलामो, तुमको तेरी ये गुलाम भक्ति मंजूर हो, मैं यहां से जा रहा हूं, राइट? अब जो ऐसे लोग 1-8% होंगे, 99% कहेंगे हाँ मुझे अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए अपराध मुक्त भारत चाहिए, राइट? मुझे 21 लक्ष्य का जो है ना जमीन पर फलीभूत होना चाहिए। तो फिर उनसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भाई साहब आप डरे हुए हैं या निडर और निर्भीक हैं? तो वो कहता नहीं मैं तो डरा हुआ हूं, सताया हुआ हूं, मैं सामने नहीं आ सकता। तो कोई बात नहीं, ये सदस्य की शपथ है, और उसी सदस्य की शपथ के ऊपर उसका फोटो छपा रहेगा कैंडिडेट का, जो क्राइम फ्री भारत से समर्पित होगा। उसका चुनाव चिन्ह लिखा होगा और हमारा जो है ना फोटो भी होगा, और उसमें हम कह रहे होंगे कि अब जो है ये चंद्रगुप्त है, इसी को वोट देना है। और इसका प्रदर्शन 14, 15, 16 तारीख को होगा। जब हमारे चंद्रगुप्त छत पर चढ़ जाएंगे, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और गगनवेदी उद्घोष करेंगे, तब ये राजनेता जो है ये चुनाव के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस हो जाएंगे। ऐसे राजनेता जिनका ये सोचना है। लेकिन ऐसा नहीं लगता ये सारी चीजें बड़ी काल्पनिक टाइप है? ऐसा लग रहा है कि इसमें सपना टाइप मुझे तो लग रहा है। देखिए मैं नहीं आप इसमें 40 साल से कौन सा नहीं राजनीति का जो स्वरूप है, अरे राजनीति एक क्षण में बदल जाएगा क्या? ये राजनीति के जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, जिनका अपने बारे में ये मानना है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, मंत्री और मुख्यमंत्री बनना मेरी बापोती है और इसके बाद मेरे बच्चों की बापोती है, ऐसे बापोती मानने वाले ये राजनेता मतदान के पहले, मतदान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करेंगे। जब जो है 100 करोड़ जनता, मतलब 100 करोड़ तो उस केस में होगी, यहां के केस में 6 करोड़ मान लेते हैं, जब 6 करोड़ जनता जो है अपने छत पे चढ़ी होगी और छत पे नहीं होगा तो चबूतरे पे खड़ी होगी, और चबूतरा भी नहीं होगा तो दरवाजे पे खड़ी होगी, और दरवाजा
हो सकता है झुग्गी झोपड़ी का हो। लेकिन आपके आपके उसको लोग वोट क्यों दें? अभी तो ना कोई प्रचार है, ना लोगों को पता है, और आप सोच रहे हैं कि अभी 10-15 दिन के अंदर एकदम से माहौल बन जाएगा मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी भी हार जाएंगे, शिवराज जी भी हार जाएंगे। आप मध्य अच्छा, प्रदेश आप ये में बताइए, 35 अच्छा साल मैं आपसे पूछता हूं, 35 साल आईपीएस रहे मैं हैं। आपसे पूछता हूं, आपको अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अपना जवाब दो। ये सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए? तो यदि आपको हम कह रहे हैं, अच्छा आप डरे हुए, सहमे हुए, घबराए हुए हो? हम तो बिल्कुल नहीं है। नहीं है, तो आप चंद्रगुप्त बनोगे? चंद्रगुप्त बनोगे? नहीं नहीं नहीं, हमें राजनीति में नहीं आना है, हम अपना जो काम कर रहे हैं उससे खुश हैं। राजनीति कौन है? आपने मेरे से प्रश्न किया, मेरा कहना है कि ना मुझे हमने सुनो, फिर से कहा, मैं पत्रकार के रूप में खुश हूं। कोई राजनीति नहीं कर रहा। मैं पत्रकार के रूप में खुश हूं। एक मिनट, मैं तो खुश हो गया, खुशी की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो आपसे देश के लिए अच्छा देश चाहिए कि नहीं चाहिए, पत्रकार होते हुए आपको अच्छा देश नहीं चाहिए क्या? क्यों नहीं चाहिए? कि सबको चाहिए। तो फिर भैया, हर नागरिक को तो फिर चाहिए। भैया यदि आप जो है ना, पर मैं चंद्रगुप्त नहीं बनना चाहता। तो सदस्य बनना चाहते हो? मैं कह रहा हूं, मैं जो हूं वही ठीक हूं मैं। नहीं नहीं, तो फिर नहीं, देखिए, तो फिर आप अंध भक्त और अंध गुलाम हैं, तो बने रहिए, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप मानते रहिए, आप ये देखिए, आपके हमने ऊपर 3 है। कैटेगरी आपको मैं रखी है। नागरिक नहीं, ये आपने बना ली, ये सारी चीजें काल्पनिक, मेरा ये कहना है। ये काल्पनिक ही बदल जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति त्रस्त है आज हर व्यक्ति त्रस्त है, हर व्यक्ति। आपको मालूम है पिछले 9 साल, एक मिनट मैं आप गुप्ता जी, आपने 35 साल में कितने चुनाव कराए, कितने नेताओं के साथ आपने काम किया है, सारी राजनीति को मुझसे ज्यादा आप समझते हैं, मेरी उम्र भी आपसे कम है, मेरा अनुभव भी आपसे कम है। लेकिन जिस तरह की आप कह रहे हैं कि कमलनाथ भी हारेंगे, शिवराज भी हारेंगे, नरेंद्र मोदी आपसे डरते हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट को वो स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक किया हुआ है, तो ये सारी चीजें ऐसा लग रहा है कि आप किसी दूसरी दुनिया में चले गए हैं, वास्तविक धरातल पे आप नहीं है। जो भी आपका ये इंटरव्यू देखेंगे शायद वो भी यही सोच रहे होंगे। देखिए, यदि आपकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही कहता। क्यों? क्योंकि आप वो हलचल नहीं देख रहे हैं, वो तूफान नहीं देख रहे हैं जो मैं देख पा रहा हूं, इसलिए आप ऐसा कह रहे हो। क्यों? क्योंकि आज हर व्यक्ति त्रस्त है। आपको मालूम है पिछले 9 साल में 25 लाख करोड़ रुपए जो है ना इंडस्ट्रीज के माफ कर दिए गए हैं, और 18,000 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। क्या है, हम कहां हैं? कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितने क्या हो रहे हैं, किसने क्या अच्छा दे दिया? ऐसा तो नहीं, आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, ईडी और इनकम टैक्स आपके यहाँ भी बहुत जल्दी आ जाए, उसका स्वागत है। मैत्रीशरण गुप्त के पास क्या पाएगा वो? क्योंकि आपको पता है इस तरह की बातें करने वालों को किस तरह ठीक किया जाता है देश में। देखिए, यदि ईश्वरीय व्यवस्था के तहत कुछ हो रहा है तो उससे तो भगवान नहीं, उसको कौन? चलिए, एक आखिरी प्रश्न, क्योंकि मेरा बड़ा सीमित रहता है इंटरव्यू जी। आखिरी प्रश्न मेरा ये है कि 17 तारीख के बाद 3 दिसंबर को मतगणना होगी, 3 के बाद मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? देखिए, किसकी सरकार बनने वाली है, यदि मेरा मॉडल काम किया तो। क्योंकि देखिए, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि लोग बाग सोए हुए हैं, अफीम खाए हुए हैं, सत्य देखना नहीं चाहते हैं। विद्वान ऐसे हैं कि उन्हें यह बात समझ में नहीं आ रही है कि 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए जो नियम बने हुए हैं उसमें किसी को कोई खोट समझ में नहीं आ रहा है। आपका इतिहास बदल दिया है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम अपने, तो इस अफीम की दुनिया में यदि हम नहीं जगा पाए, हालांकि मुझे लग रहा है कि हमें जगाने के लिए 3 दिन चाहिए, यदि हमने जगा लिया तो मैं 18 तारीख को घोषित कर दूंगा कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने मैत्रीशरण गुप्त मध्य प्रदेश में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रहे, 1984 बैच के हैं, तमाम सारे जिलों में रहे हैं। मुझे भी कई अनुभव आपके साथ काम करने के हैं। मैं जब भास्कर में था, आप मंडला में एसपी थे, उस समय नक्सलाइट समस्या, मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि यदि आज मंडला में नक्सलाइट समस्या नहीं है तो मैत्रीशरण गुप्त जी की वजह से, जो काम इन्होंने वहां जमीन पर उतर के किया था वो मैंने अपनी आंखों से देखा। लेकिन आज जो मैत्रीशरण गुप्त जी सपना देख रहे हैं, निश्चित तौर पर एक अच्छे भारत का सपना है, एक महान भारत का सपना है। लेकिन वास्तविक राजनीति जो है, धरातल पर जो है, उसमें तो ऐसा ही लगता है कि अभी मैत्रीशरण गुप्त जी शायद एक ऐसी दुनिया में है जिसे हम आभासी दुनिया कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि काल्पनिक दुनिया कहते हैं। फिलहाल आपको हमारा एक कार्यक्रम पसंद आया, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। साथ साथ जो है ना क्राइम फ्री भारत, इसको ले लो ना, इसको साथ ही साथ जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन को भी सब्सक्राइब करें, और प्रतिदिन एक वीडियो देखकर आज का जो डिप्रेशन है, बेबसी है, हताशा है, निराशा है, उससे बाहर निकलिए। क्राइम फ्री भारत मिशन का YouTube चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए। यदि आप एक वीडियो रोज देख लेंगे
तो आपको जो है रविंद्र जैन जी की जो बात है वो बिल्कुल काल्पनिक नहीं लगेगी। और जगने के लिए एक चिंगारी ही काफी होती है। सब जो है ना चारों तरफ जो है ना जला हुई चीज भरी हुई है, विस्फोटक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर आदमी त्रस्त है, हर आदमी दुखी है, हर आदमी जो है ना छलावे में है। कब तक ये छलावा चलेगा? कब तक ये ड्रामा नाटक चलेगा? कब तक इस देश के साथ विश्वासघात होगा? कब तक जो है ना गुलामों के नियम कानून थोपे रहेंगे? कब तक जो है ना हमारा इतिहास बदल दिया जाएगा? कब तक जो है ना हम लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था को झेलेंगे? कब तक जो है ना रासायनिक विष को हम जो है ना झेलेंगे? अब हम पानी जो बोतल का पी रहे हैं उसकी भी जो है ना गारंटी नहीं है, वो भी जो है ना परमिटेड लेवल पे नहीं है, पीने लायक पानी नहीं है। और यदि इन्हीं दुष्ट राजनेताओं की राजनीति चली तो बहुत जल्दी आप लोग जो है अपने पीठ के पीछे ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके आएंगे। मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, बहुत ध्यान से इस पार्ट को सुन लीजिएगा, क्योंकि ये याद रखने वाली बात है, ये भविष्यवाणी है। यदि मैथिली शरण गुप्त सफल नहीं होते हैं तो अगले 5 सालों में इस देश के हर 3 नागरिक में से 2 नागरिक कैंसर या ऑटोनॉमस डिसीज से सफर करेंगे। क्यों करेंगे उसका मैं कारण बता देता हूं। आप जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं उसने आपकी मिट्टी को जो है कि जीवाणुओं को मार दिया है, मिट्टी मृत पाया हो गई है, उसमें लवण ज्यादा हो गए हैं, वो जो है चारों तरफ से जो है उपजाऊ तो रह नहीं गई है, साथ ही साथ जो है वो जहरीली भी हो गई है। मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं कि चारों तरफ जो है हार्मोनल इंजेक्शन का यूज हो रहा है, तो भैंसों में, बकरियों में, सब्जियों में, फलों में। तीसरी बात, जो आप दवाइयां ले रहे हैं, जो आप आजकल खाने से ज्यादा दवाई खा रहे हैं, उसमें कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से हानि रहित हो। तो दवाइयां भी आपके बॉडी में जहर का काम कर रही हैं, आपका रेजिस्टेंस खत्म हो रहा है। और चौथा जो बहुत बड़ा कारण है कि आप 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हो और 65 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम हो रहा है। इसका मतलब है प्रतिदिन 50 करोड़ लीटर दूध जो है वो नकली बनाया जा रहा है। इसके बारे में जो रिसर्च की गई है वो कह रहे हैं कि जो भी 4 साल तक लगातार ऐसे दूध या उसके प्रोडक्ट का सेवन करेगा तो इसमें से 87% लोगों को कैंसर हो जाएगा। मैं आप लोगों को आह्वान करता हूं कि ये आपके लिए एक रेड अलर्ट है। लिहाजा मैथिली शरण गुप्त सफल हो। मैथिली शरण गुप्त का जो युगी परिवर्तन का सपना है वो आपका सपना भी होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि जो अंधभक्त नहीं है, दल गुलाम नहीं है, वो अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़े। यदि वो डरा सहमा है तो सदस्य के रूप में, और निडर निर्भीक है तो चंद्रगुप्त के रूप में। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं आपको महापरिवर्तित भारत दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।